दोस्तों, चमनलाल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसके घर में पत्नी रूपाली, जो कि एक स्कूल में टीचर रहती है, और एक 17 साल की बेटी रहती है जिसका नाम प्रियदर्शिनी रहता है। यह परिवार मुंबई महानगर में रहता है। चमनलाल रोज अपने ऑफिस के लिए 9 बजे निकल जाते थे और उनकी पत्नी रूपाली भी 0930 पर घर से अपने स्कूल के लिए निकल जाती थी। बेटी प्रियदर्शिनी भी प्रतिदिन अपने कॉलेज के लिए चली जाती थी। उनके घर में एक अफ्रीकन किराएदार आता है। एक दिन चमनलाल के घर रात में कुछ अतिथि आते हैं। चमनलाल की बीबी रूपाली प्रियदर्शिनी को चीनी लेन के लिए उस किराएदार के पास भेजते हैं, क्योंकि उस समय रात हो गई थी और दुकानें बंद हो चुकी थी। वह 17 साल की लड़की प्रियदर्शिनी जब उस किराएदार के फ्लैट पर जाती है तो वह देखती है कि वह मोबाइल पर अश्लील फिल्म देख रहा होता है और हस्तमैथुन करता रहता है। उसे देखकर प्रियदर्शिनी के होश उड़ जाती है। यह सब देखने के बाद वह वापस नीचे आने लगती है, लेकिन अंधेरे में उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है, जिससे वह कालू किराएदार बाहर आ जाता है और उसके साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल नया है, हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। दोस्तों तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना मुंबई शहर की है। चमनलाल, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, उसका परिवार 3 सदस्यों वाला रहता है, जिसमें पत्नी रूपाली, जो कि एक स्कूल में टीचर रहती है, और एक 17 साल की बेटी रहती है जिसका नाम प्रियदर्शिनी रहता है। बैंक से लोन लेकर एक 2 मंजिले का मकान बनवाता है, जिसके निचले तल पर चमनलाल अपने परिवार के साथ रहता था, जबकि ऊपर का तल खाली था। चूंकि चमनलाल यह मकान बैंक से लोन लेकर बनवाता है, इसलिए उसकी किस्त भी बैंक में जाती थी। चमनलाल की पत्नी चाहती थी कि ऊपर का तल किराए पर दे देते तो अच्छा रहता, क्योंकि इससे बैंक के लोन भरने में कुछ राहत हो जाती। इसके लिए वह अपने पति से बात करती है, तो चमनलाल को भी यह पत्नी की यह सलाह अच्छी लगती है, तो वह इसके लिए हामी भर देता है। फिर चमनलाल अपने पड़ोसियों को बता देता है कि वह अपना ऊपर का फ्लैट किराए पर देना चाहता है। कोई फैमिली वाला परिवार आता है तो उसे सूचना दे, ताकि वह इस फ्लैट को किराए पर दे सके। साथ ही वह अपने मकान के ऊपर टू लेट का बोर्ड भी लगवा देता है। समय बीतता जाता है, लेकिन बहुत कम लोग फ्लैट देखने आते हैं। कई आते भी हैं तो वह कम किराया देना चाहते थे, जिसके कारण डील नहीं हो पा रही थी। जो लोग किराए पर फ्लैट लेने के लिए आते थे, उनमें से ज्यादा लोग बैचलर होते थे। वो चमनलाल के तय किराए के हिसाब से किराया देने को तैयार थे। इस तरह से 6 माह का समय बीत जाता है, लेकिन कोई डील नहीं हो पाई। चमनलाल और उसकी पत्नी अब इसके लिए चिंतित होते हैं। अब चमनलाल और उसकी पत्नी सोचते हैं कि अब हम बैचलर को भी किराए पर फ्लैट दे देंगे, क्योंकि बैचलर लोग अच्छा किराया दे रहे थे। एक दिन एक अफ्रीकी आदमी किराए के लिए आता है। उसका नाम जॉन होता है। जॉन उनकी इच्छा से भी अधिक किराया देने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग उस अफ्रीकन को फ्लैट किराए पर दे देते हैं। अफ्रीकन भी एक कंपनी में जॉब करता था। इस तरह से उनका फ्लैट अच्छे किराए पर लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब वो किराएदार इनके परिवार से कुछ हिल मिल जाता है और बातचीत भी करने लगता है। उनकी बेटी भी अब उससे हिल मिल जाती है। वह उसे अंकल कहकर पुकारती है, क्योंकि वह लगभग उसके पापा की उम्र का था।
एक बार की बात है, चमनलाल के घर रात में कुछ गेस्ट आ जाते हैं। रूपाली उनके लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। जब वह चाय बनाने के लिए दूध आग पर चढ़ा जाती है तो चीनी डालने के लिए डब्बा खोलती है तो देखती है कि चीनी न के बराबर है। अब चूंकि रात हो चुकी थी और आसपास की दुकानें बंद हो चुकी थी, रूपाली अपनी बेटी प्रियदर्शिनी को कहती है कि तुम जॉन अंकल के यहाँ से चीनी ले आओ ताकि मैं चाय बना सकूं। अब वह उस अफ्रीकी किराएदार जॉन के फ्लैट पर ऊपर जाती है। वह आवाज लगाती है लेकिन अंदर से कुछ आवाज नहीं आती है। फिर वह खिड़की से झांककर अंदर देखती है। जब वह अंदर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह शर्म से पानी पानी हो जाती है। दोस्तों, वह देखती है कि वह मोबाइल पर अश्लील फिल्म देख रहा है और अपने हाथ से अपने औजार को तेजी से आगे पीछे कर रहा है। वह देखती है कि उसका औजार बड़ा और लंबा है। प्रियदर्शिनी की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। उसके शरीर में चींटियां रेंगने लगती है। वह अपलक जॉन अंकल को छिपकर देखती रहती है। इसके बाद वह नीचे अपने कमरे पर लौट जाती है। अपलर अपनी माँ के चीनी के बारे में पूछने पर बता देती है कि उनके पास भी चीनी खत्म थी। इसके बाद वह अपने बिस्तर में लेट जाती है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वह दृश्य उसकी आंखों में घूमता रहता है। वह सिहर उठती है। अगले दिन वह कॉलेज जाती है। उसके कॉलेज में रीना नाम की एक सहेली रहती है। वह रीना को रात वाली कहानी बताती है तो रीना कहती है कि तुम उन बातों को भूल जाओ, उससे संबंध बनाने की बात मत सोचो, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। इसके बाद प्रियदर्शिनी घर आ जाती है लेकिन प्रियदर्शिनी के दिलों दिमाग पर उसका वह दृश्य छाया रहता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। वह फिर उस दृश्य को देखना चाहती थी क्योंकि उसने ऐसा आज तक नहीं देखा था। उसके लिए यह पहला अनुभव था। अगले रोज वह फिर रात में ऊपर उसके फ्लैट के पास दबे पाव जाती है। संयोग से वह हबशी मोबाइल में उस दिन भी वही सब देख रहा होता। वह देखकर प्रियदर्शिनी उत्तेजित हो जाती है। वह देखती है कि वह जोर जोर से हस्तमैथुन कर रहा। यह देखकर प्रियदर्शिनी का शरीर गर्म हो जाता है। वह बेचैन हो जाती है। फिर जब वह उसके फ्लैट से लौटने लगती है तो उसका पैर किसी चीज से टकराती है। से हबशी का ध्यान टूट जाता है। वह चौंक जाता है और तेजी से कमरे की तरफ बढ़ता है। अब प्रियदर्शिनी वहीं पर ठिठक कर रुक जाती है। जॉन और उसकी आंखें चार हो जाती हैं। अब हबशी उसे पकड़ लेता है और प्रियदर्शिनी से कहता है कि तुम क्या देख रही थी, तो प्रियदर्शिनी शर्मा जाती है। वह बहुत उत्तेजित हो गई होती है। फिर हबशी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अब प्रियदर्शिनी अपने को ढीले छोड़ देती है। इसके बाद वह प्रियदर्शिनी को गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाता है और उसकी आधे घंटे तक उसकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद हबशी और प्रियदर्शिनी का यह रोज का कम हो जाता है। पर ऐसे काम ज्यादा दिन तक नहीं छिपते। प्रियदर्शिनी की मां को शक हो जाता है। इसके बाद वह जॉन को घर से निकाल देती है। इसके बावजूद ये दोनों बाहर बाहर मिलना शुरू कर देते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि प्रियदर्शिनी उस हबशी के साथ घर से भाग जाती है। इसके बाद चमनलाल थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस दोनों का मोबाइल नंबर ट्रेस करती है और फिर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। चूंकि प्रियदर्शिनी नाबालिग थी, 17 साल की उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है, जबकि जॉन को नाबालिग से रेप के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी न केवल पारिवारिक संबंधों की जटिलता को दर्शाती है, बल्कि युवा पीढ़ी के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर करती है। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य किसी का दिल दुखना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सजग करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सजग रहें। धन्यवाद।